Hello everyone, welcome to Numerical Funda, the easiest way to learn numericals. Let's practice some more MCQs. Subject है बेटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूनिट 3. टॉपिक कवर किया है हमने यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग. टोटल क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में 27. The first question is dash is a specific technique of cost analysis in which cost informations are presented in such a manner so that it may help the management in cost control and various managerial decisions. हमसे पूछा जा रहा है कि कॉस्ट एनालिसिस की ऐसी कौन सी स्पेसिफिक टेक्निक है जिसमें हम कॉस्ट इंफॉर्मेशंस को इस वे में प्रेजेंट करते हैं कि वो मैनेजमेंट को हेल्प करती है कॉस्ट कंट्रोलिंग में और बहुत सारे मैनेजरियल डिसीजंस लेने के लिए. हमारे पास ऑप्शंस हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग एंड द करेक्ट आंसर इज मार्जिनल कॉस्टिंग. जब भी हम बात करेंगे बेटा कोई मैनेजरियल डिसीजन अगर हमें किसी कॉस्टिंग के बेस पे लेना है तो सबसे पहले किसका नाम आएगा? मार्जिनल कॉस्टिंग का. द सेकंड क्वेश्चन इज इन मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक total cost is divided into dash categories, namely dash. क्या पूछा जा रहा है कि मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में टोटल कॉस्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उनके नाम क्या क्या है. ऑप्शंस है हमारे पास 3 फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट, 2 फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, 1 फिक्स कॉस्ट, नन ऑफ दीज. And the correct answer is option number B. 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बेटा फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. जब भी मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करते हैं तो 2 कॉस्ट में डिवाइड किया जाता है टोटल कॉस्ट को, फिक्स कॉस्ट में और वेरिएबल कॉस्ट में, राइट. द थर्ड क्वेश्चन इज मार्जिनल कॉस्ट मींस, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है? वेरिएबल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर, variable direct expenses and all variable overheads. It means marginal cost को variable cost बोला जाता है जिसमें क्या क्या चीजें consist होती हैं? Direct materials, direct labors, variable direct expenses and all variable overheads. Increase or decrease in total cost on account of increase or decrease of output by 1 unit. क्या बोला जा रहा है बेटा? इंक्रीज या डिक्रीज, चाहे तो टोटल कॉस्ट बढ़े या फिर कम हो, किसकी वजह से? क्योंकि इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है आउटपुट में 1 यूनिट से. तो ये इकोनॉमिक्स का भी बहुत थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है बेटा कि जब भी 1 यूनिट से कोई भी प्रोडक्शन बढ़ता है और कॉस्ट में चेंज आती है तो उसको कौन सी कॉस्ट बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट. बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज. And the correct answer is both A and B. मार्जिनल कॉस्ट को बेटा 2 कॉन्सेप्ट्स या 2 व्यूज के थ्रू जाना जाता है. एक, मार्जिनल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं और दूसरा, एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट लगती है उसको भी मार्जिनल कॉस्ट बोला जाता है. मार्जिनल कॉस्ट इज कैलकुलेटेड एज, मार्जिनल कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ऑप्शंस है हमारे पास प्राइम कॉस्ट प्लस ऑल वेरिएबल ओवरहेड्स, total cost minus all fixed overheads, both A and B, none of these. And the correct answer is both A and B. प्राइम कॉस्ट में बेटा अगर हम सारे वेरिएबल ओवरहेड को जोड़ेंगे तो भी हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट आएगी. प्राइम कॉस्ट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? प्राइम कॉस्ट हमारे पास आती है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्लस करके, और टोटल कॉस्ट से अगर फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे, क्योंकि टोटल कॉस्ट कैसे बनती है? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. तो अगर टोटल कॉस्ट से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तब भी हमें क्या मिलेगी? वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्जिनल कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज, मार्जिनल कॉस्टिंग को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? Direct costing, variable costing, both A and B, none of these. And the correct answer is both A and B. Direct costing and variable costing दोनों ही marginal costing के names हैं. A special technique known as marginal costing has been developed which exclude dash and helps in decision making on the basis of dash. दो चीजें पूछी जा रही हैं बेटा यहाँ पे. क्या बोला है
कि मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसी स्पेशल टेक्निक है जो एक्सक्लूड करती है। क्या एक्सक्लूड करती है? हमारे पास ऑप्शंस हैं बेटा, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो जो मार्जिनल कॉस्टिंग एक्सक्लूड करती है बेटा वो होती है फिक्स कॉस्ट, एंड हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पे डिसीजन लिया जाता है? वेरिएबल कॉस्ट के बेस पे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। Definition: Marginal costing is a costing method which changes the product with only those costs that vary directly with volume is given by। Definition क्या बोल रही है बेटा? Marginal costing वो costing method है जो किसी भी प्रोडक्ट में सिर्फ उन कॉस्ट को इंक्लूड करती है जो कि वेरी करते हैं डायरेक्टली विद द वॉल्यूम। तो ऐसी कौन सी कॉस्ट होती है बेटा जो वॉल्यूम के साथ चेंज होती है? वेरिएबल कॉस्ट। ये डेफिनेशन किसने दी? हमारे पास ऑप्शंस हैं, मैट्स, कैरी एंड फ्रैंक, ICMA लंदन, डी जोसेफ, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मैट्स, कैरी एंड फ्रैंक। The next question is definition: marginal costing is a technique of determining the amount of change in aggregate cost due to an increase in one unit over the existing level of production is given by। सारी ही डेफिनेशन बेटा एक ही चीज बोलती हैं, बस लैंग्वेज अलग अलग होती है। ये डेफिनेशन की मीनिंग क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जो क्या डिटरमाइन कर रही है? एग्रीगेट कॉस्ट में कितना चेंज हो रहा है। एग्रीगेट कॉस्ट मींस टोटल कॉस्ट में कितना चेंज हो रहा है, किसकी वजह से? अगर एक यूनिट इंक्रीज करते हैं हम, जो भी इस समय प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे। तो ये डेफिनेशन किसने दी है बेटा? ऑप्शंस अगेन सेम है हमारे पास, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डी जोसेफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन, definition: the ascertainment of marginal cost and the effect on profit of changes in volume or type of output by differentiating between fixed and variable cost is known as marginal costing is given by। ये definition किसने दी है? ऑप्शन सेम है, and the definition is given by ICMA London। Which of the following statement is correct about the characteristics of marginal costing? क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि मार्जिनल कॉस्टिंग की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट्स देखते हैं बेटा क्या क्या दिए हैं हमें। इट इज नॉट अ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग बट इट इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्ट एनालिसिस। पहला पॉइंट हमें बोल रहा है कि ये कोई भी सेपरेट और इंडिपेंडेंट कॉस्टिंग सिस्टम नहीं है बेटा, ये क्या है? सिर्फ एक टेक्निक है कॉस्ट को एनालाइज करने की। डिवीजन ऑफ कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या बोलती है कि हम टोटल कॉस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिक्स कॉस्ट में और वेरिएबल कॉस्ट में। द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड WIP, वर्क इन प्रोग्रेस जिसको बोला जाता है, आर वैल्यूड एट मार्जिनल कॉस्ट। सिंपल है बेटा, स्टॉक किसका? फिनिश्ड गुड्स का, और वर्क इन प्रोग्रेस का किसके साथ वैल्यू किया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट से वैल्यू किया जाएगा। सेलिंग प्राइस इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन। अगर सेलिंग प्राइस हमें निकालना है तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन। ऑल ऑफ द अबव, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। यहां से सारी करेक्टरिस्टिक्स बेटा याद कर लीजिए, इससे अलग अलग तरीके से MCQs फ्रेम किए जाते हैं। Dash is treated as period cost and is charged to profit and loss account। क्या बोला जा रहा है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम पीरियड कॉस्ट बोलते हैं और कहाँ उसको चार्ज किया जा रहा है? P&L अकाउंट में। Whereas dash is regarded as cost of product, या फिर जिसको प्रोडक्ट कॉस्ट भी बोला जाता है। हमारे पास ऑप्शंस है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। तो पीरियड कॉस्ट किसको बोलते हैं बेटा? पीरियड कॉस्ट बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट को, और प्रोडक्ट कॉस्ट किसको बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट को, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट सही है? अब स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। Marginal costing is not an independent system
ऑफ कॉस्टिंग, बिल्कुल सही है बेटा, कोई भी इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग नहीं है। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग की एक टेक्निक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड, in marginal costing all elements of cost are divided into fixed and variable components, बिल्कुल सही है। कॉस्ट को किन दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है? फिक्स्ड में और वेरिएबल में। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इन मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स कॉस्ट आर ट्रीटेड एज प्रोडक्ट कॉस्ट, क्या ये सही है? नहीं बेटा, अभी ऊपर वाले ही क्वेश्चन में हमने पढ़ा था प्रोडक्ट कॉस्ट किसको बोला जाता है? वेरिएबल कॉस्ट को। और फिक्स कॉस्ट किसको बोला जाता है? पीरियड कॉस्ट को। तो ये स्टेटमेंट गलत है। मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्ट एनालिसिस। मार्जिनल कॉस्टिंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ कॉस्ट एनालिसिस, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक है, राइट? तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो कौन से दो स्टेटमेंट सही है यहाँ पे? स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी। While computation of profit in marginal costing, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर मार्जिनल कॉस्टिंग में हम प्रॉफिट का कैलकुलेशन करें तो किस तरीके से किया जाएगा? ऑप्शंस है, टोटल मार्जिनल कॉस्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम टोटल सेल्स रेवेन्यू, टोटल मार्जिनल कॉस्ट इज एडेड टू टोटल सेल्स, फिक्स कॉस्ट इज एडेड टू कंट्रीब्यूशन, नन ऑफ दीज। अब थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है बेटा, तो इसके लिए बहुत सिंपल सा सीक्वेंस आप याद कर लीजिए। मार्जिनल कॉस्टिंग में किस तरीके से सीक्वेंस होता है? सेल्स रेवेन्यू हमारे पास है, सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा, राइट? इसको याद कर लीजिए बेटा, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस की तो कंट्रीब्यूशन आया, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस किया तो प्रॉफिट आया, राइट? तो अब यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है? टोटल मार्जिनल कॉस्ट इज एडेड टू टोटल सेल्स, कह रहा है वेरिएबल कॉस्ट को टोटल सेल्स में ऐड करके मिलेगा। क्या ये सही है? नहीं, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस की जाती है, प्लस नहीं की जाती। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? फिक्स कॉस्ट इज एडेड टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट क्या हम जोड़ रहे हैं? नहीं, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट आता है। अब पहला ऑप्शन, टोटल मार्जिनल कॉस्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल सेल्स रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस की जा रही है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये सही सीक्वेंस है प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज assumptions ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। अब इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि मार्जिनल कॉस्टिंग के assumptions कौन से हैं। तो यहां से आप assumptions भी याद करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग के। फर्स्ट ऑप्शन, all elements of cost can be divided into fixed and variable component, रिपीटेटिव है, टोटल कॉस्ट को सिर्फ दो ही कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट में। टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस इन प्रपोर्शन टू द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, क्या बोल रहा है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी किसके साथ? जैसे जैसे हमारा आउटपुट चेंज होगा वैसे वैसे हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगी। पर इसके साथ साथ आपको एक चीज और याद रखनी है बेटा कि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हमेशा सेम रहेगी, ठीक है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगी। टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, हम कितना भी प्रोडक्शन करें टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। Per unit selling price remains constant at all level of operating activities, marginal costing ने ये भी मान लिया कि per unit selling price constant रहनी चाहिए। In case of additional production, अगर जितना present में हम production कर रहे हैं उससे ज़्यादा production हम करेंगे, only variable cost is incurred as additional cost, तो उस केस में हम सिर्फ और सिर्फ variable cost को ही मानेंगे कि इसका एक्स्ट्रा खर्चा हमारे पास हुआ, हम फिक्स कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे। ऑल ऑफ द अबव, एंड द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारे मार्जिनल कॉस्टिंग के assumptions हैं, राइट? The next question is marginal cost and marginal cost per unit is calculated as, दो चीजें पूछ रहा है आपसे। marginal cost कैसे कैलकुलेट होती है बेटा? ये marginal cost जो है marginal cost इक्वेशन के थ्रू कैलकुलेट होती है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं।
और कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? ऑप्शन नंबर ए। मार्जिनल कॉस्ट का इक्वेशन के थ्रू क्या फॉर्मूला होता है? मार्जिनल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट, राइट? और पर यूनिट कैसे निकलती है? डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन टोटल यूनिट। टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट से डिवाइड करेंगे तो हमें पर यूनिट कॉस्ट मिलेगी। फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस विच इज मोर सुइटेबल टू मैनेजमेंट। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग करनी है तो उसके लिए क्या ज्यादा सुइटेबल है? ऑप्शंस हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, ऑल ऑफ द अबव। मैंने पहले भी बोला था अगर डिसीजंस की बात आती है तो कौन सी कॉस्टिंग यूज की जाती है? मार्जिनल कॉस्टिंग। The next question is an important difference between marginal costing and absorption costing is regarding the treatment of। हमसे पूछा जा रहा है कि मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का सबसे मेन डिफरेंस क्या है? ऑप्शंस है प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स। सिंपल सा आंसर है बेटा, मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट को एक्सक्लूड किया जाता है, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में दोनों ही कॉस्ट ली जाती हैं, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट, राइट? इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? टोटल कॉस्टिंग बोला जाता है। तो डिफरेंस क्या होगा? किसका होगा? फिक्स्ड ओवरहेड्स का। In which decision the management has to decide whether a certain product or a component should be made in a factory itself or bought from outside suppliers। हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि किस डिसीजन में मैनेजमेंट को ये डिसाइड करना पड़ता है कि किसी सर्टेन प्रोडक्ट को या फिर उसके कंपोनेंट को वो खुद फैक्ट्री में बनाए या बाहर से खरीद के लाए। डिसीजंस है हमारे पास चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, मेक और बाय डिसीजन, प्राइसिंग डिसीजंस, एक्सप्लोरिंग अ न्यू मार्केट एंड शटडाउन डिसीजंस। तो एक चीज तो बेटा यहां से नोट कर लीजिए कि ये चारों ही डिसीजंस किसके डिसीजंस हैं? मार्जिनल कॉस्टिंग के डिसीजंस हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू ये सारे डिसीजंस लिए जाते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेक और बाय डिसीजन। The factor which puts a limit on production and profit of a business is called। हमसे पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा फैक्टर है जो प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट में लिमिट लगा देता है? हमारे पास ऑप्शंस है लिमिट फैक्टर, प्रोडक्शन फैक्टर, की फैक्टर, ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज की फैक्टर। की फैक्टर मींस बेटा हमारे पास अगर किसी चीज की स्केर्सिटी है तो वो चीज हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, साथ ही साथ हमारे पास एक लिमिटेशन भी होगी कि ये पर्टिकुलर चीज की स्केर्सिटी है और इसके अकॉर्डिंग ही हमको काम करना है, तो उसी को बोला जाता है की फैक्टर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्जिनल कॉस्टिंग इज हेल्पफुल इन प्राइस डिटर्मिनेशन ओनली इन डैश एंड मोनोपोली कंडीशंस। ऑप्शंस है हमारे पास short term, long term, both A and B, none of these, and the correct answer is short term। मार्जिनल कॉस्टिंग शॉर्ट टर्म के लिए प्राइस को डिटरमाइन कर पाती है बेटा, और किन कंडीशंस पे कर पाती है? मोनोपोली कंडीशंस में कर पाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल प्राइस इन द लॉन्ग टर्म शुड बी। लॉन्ग टर्म में नॉर्मल प्राइस क्या हो सकते हैं? ऑप्शंस हैं as much as to cover total cost and desired profit, sales price equals to marginal cost plus contribution, both A and B, none of these, and the correct answer is both A and B। नॉर्मल प्राइस क्या होते हैं बेटा? नॉर्मल प्राइस वो प्राइस है जो हमारी टोटल कॉस्ट को भी कवर करता है और कुछ डिजायर्ड प्रॉफिट या अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी हमें लाके देता है। बात रही फॉर्मूले की, तो फॉर्मूले में लिखा है सेल्स प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन। तो आपको याद होगा बेटा सीवीपी एनालिसिस में हमने कंट्रीब्यूशन को हम क्या लिखते हैं? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑलरेडी थी, फिक्स कॉस्ट भी आ गया और प्रॉफिट भी आ गया, तो स्टेटमेंट ए और बी दोनों एक ही बात बोल रहे हैं, राइट? अ प्राइस विच कवर एटलीस्ट टोटल कॉस्ट इज कॉल्ड। जो एटलीस्ट टोटल कॉस्ट को कवर कर पा रहा है ऐसे प्राइस को हम क्या बोलते हैं? हमारे पास ऑप्शंस है मिनिमम प्राइस, नॉर्मल प्राइस, मैक्सिमम प्राइस, नन ऑफ दीज।
सिंपल है, अगर सिर्फ और सिर्फ टोटल कॉस्ट हम कवर कर पा रहे हैं तो वो कौन सी प्राइस होनी चाहिए? मिनिमम प्राइस। The next question is minimum price is used in which one of the following condition? हम minimum price को किन conditions में use करते हैं? Tough competition, new product is introduced first time, both A and B, none of these. तो इसका सही आंसर है बेटा बोथ ए एंड बी। जब बहुत टफ कंपटीशन हो मार्केट में या फिर हम फर्स्ट टाइम मार्केट में अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं तो हम क्या कोशिश करते हैं कि हम प्राइस कम से कम रखें सो दैट कस्टमर उसको परचेज करे। प्राइस विच इज बिलो कॉस्ट टू इज नोन एज, ऐसी कौन सी प्राइस है जो कॉस्ट से भी कम होती है? हमारे पास ऑप्शंस है मिनिमम प्राइस, नॉर्मल प्राइस, मैक्सिमम प्राइस, डिप्रेशन प्राइस, and the correct answer is depression price. Shutdown point in quantity is calculated as, अगर हमें shutdown point quantity में calculate करना हो तो हमारे पास क्या क्या फॉर्मूले होते हैं? ऑप्शंस है net escapable fixed cost divided by contribution per unit, net escapable cost divided by PV ratio, both A and B, none of these, and the correct answer is both A and B. राइट तो दोनों फॉर्मूले यहां से लिख लीजिए। फिक्स कॉस्ट विच कैन बी एलिमिनेटेड और सेव्ड बाय सस्पेंडिंग द ट्रेडिंग एक्टिविटीज इज नोन एज, वो फिक्स कॉस्ट बेटा जो एलिमिनेट की जाती है मतलब हटा दी जाती है या हम उनको सेव कर पाते हैं, किस वजह से? क्योंकि हमने अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज को रोक दिया है। तो ऐसी कौन सी फिक्स कॉस्ट है जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज को रोकने की वजह से हम सेव कर पाते हैं? तो उनको क्या बोलते हैं? हमारे पास ऑप्शंस है एस्केपेबल फिक्स कॉस्ट, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, अनएस्केपेबल फिक्स कॉस्ट, बोथ ए एंड बी, एंड द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। क्या बोलते हैं बेटा? एस्केपेबल फिक्स कॉस्ट या अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, दोनों एक ही कॉस्ट के दो नाम है, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेट एस्केपेबल फिक्स कॉस्ट इज, अब नेट एस्केपेबल फिक्स कॉस्ट क्या होती है? एस्केपेबल तो हो गई जो हम ट्रेडिंग एक्टिविटीज को बंद करने की वजह से सेव कर पा रहे हैं, अनएस्केपेबल क्या हो गई जो हम सेव नहीं कर पाएंगे। तो अब नेट एस्केपेबल क्या है? हमारे पास ऑप्शंस है एस्केपेबल फिक्स कॉस्ट माइनस स्पेशल कॉस्ट, expenses incurred in setting up the plant again after shutdown period, fixed cost which cannot avoided by suspending the trading activities, none of these, and the correct answer is option number A. escapable fixed cost में अगर हम स्पेशल कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो हमारे पास नेट escapable fixed cost आ जाती है, राइट। ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए बेटा, ये स्पेशल कॉस्ट की मीनिंग है वो खर्चे जो हम शटडाउन पीरियड के बाद प्लांट को दोबारा शुरू करने के लिए करते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्पेशल कॉस्ट।